प्रिय बच्चों, हम लोग पाठ 9 हिंदी विश्व शांति की भाषा मंजरी से पढ़ रहे हैं और यह देख रहे हैं कि जापान का एक पशु चिकित्सक गांधी जी के ज़माने में भारत में आए। उनका नाम साइजी माकिनो था और हिंदी भाषा से उन्हें इतना गहरा लगाव हो गया और आवश्यकता भी थी, ज़रूरत भी थी, इसलिए हिंदी भाषा और साहित्य विधिवत पढ़ा। कलकत्ता से 100 किलोमीटर और पूरब में बोलपुर नामक स्थान पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। शांति निकेतन का लंबे समय तक अनुभव भी साइजी माकिनो को मिला था और हम लोग पिछले प्रश्न में यही पूछा गया था कि शांति निकेतन का वातावरण आपको कैसा लगा। अब अगला प्रश्न है, ये बताइए कि आपकी हिंदी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। तो साइजी माकिनो उत्तर दे रहे हैं कि सच तो यह है कि हिंदी की कृपा से मेरा जीवन चल पड़ा, वरना रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता। रोज़मर्रा यानी रोज़ रोज़ की ज़रूरतें, आवश्यकताएं। उन दिनों ग्वालियर में बिड़ला फैक्ट्री में जापानी तकनीक से एक फैक्ट्री लगाई गई। कृपया अपनी मंजरी पुस्तक खोलकर अपने सामने रखो और पृष्ठ संख्या 44 पर जहां पढ़ाया जा रहा है देखो ध्यान से। जापानी इंजीनियरों को हिंदी नहीं आती थी और फैक्ट्री में काम करने वाले भारतीयों को जापानी। मुझे बुलाया गया और एक दुभाषीय के रूप में मैंने 400 रुपये महीने पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने जापानी लोगों को जापानी भाषा का हिंदी में मतलब समझाते थे और जापानी भाषा का मतलब हिंदी वालों को हिंदी में समझाते थे, परस्पर बातचीत करा देते थे। दुभाषिया इसे कहते हैं। एक पद होता है जिसमें दोनों भाषाओं का जानकार रहता है। मुझे बुलाया गया और एक दुभाषीय के रूप में मैंने 400 रुपये महीने पर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ मैंने 4 साल काम किया और हिंदी में बहुत से लेख लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में हमारे लेख, हमारे निबंध प्रकाशित हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या जापानी और हिंदी साहित्य में कोई समानता है। उत्तर देते हैं साइजी माकिनो, दोनों का लोक साहित्य, फोकल लिटरेचर, फोक लिटरेचर जिसे कहते हैं, लोक साहित्य, गांव का साहित्य लगभग समान। मणिपुर और राजस्थान की लोक कथाएं जापान की लोक कथाओं जैसी ही हैं। इसका कारण यह है कि जापान की संस्कृति चीन और भारत की मिश्रित संस्कृति है। मैं भारत को दादा और चीन को पिता मानता हूँ। हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और मैं जीवन पर्यंत इससे जुड़ा रहूं, यह मेरी कामना है, अर्थात इच्छा है। साइजी माकिनो का कहना भी सच है। यदि हम अपने ही प्रदेश मणिपुर चले जाएं अथवा अरुणाचल प्रदेश चले जाएं, असम तक के लोगों का चेहरा मोहरा, कद काठी चीनियों जैसी होती है। और बॉर्डर क्षेत्र भी है, सीमावर्ती इलाका भी अरुणाचल प्रदेश, तो आर पार शादी विवाह होते रहते हैं। चाइना और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, यहाँ बहुत पहले शादियाँ हुई हैं। तो सब एक आकार प्रकार की, कई चेहरे मोहरे के दिखाई देते हैं और उनकी संस्कृति और रहन सहन, जो उनका संस्कार है, आचार व्यवहार है। अब सचमुच जापान, चीन और भारत तीनों की जो सीमावर्ती संस्कृति है लगभग एक समान है। इसीलिए साइजी माकिनो का यह कहना कि मैं भारत को दादा और चीन को पिता मानता हूँ बिल्कुल सही लगता है। अगला प्रश्न, जापान में हिंदी की क्या स्थिति है। उत्तर देते हैं, जापान में भारतीयों और हिंदी भाषा का बहुत अधिक सम्मान है। सम्मान का मतलब इज्जत है। जापान की 2 नेशनल यूनिवर्सिटी यानी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नेशनल यूनिवर्सिटी, ओसाका
और टोक्यो में BA और MA स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत के लिए गौरव का विषय होना चाहिए। यहाँ के लोग भी जापानी सीख रहे हैं। पहले यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स था, अब BA कोर्स भी है और हर साल बहुत लोग BA की परीक्षा में बैठते हैं। मेरा यह मानना है कि भाषा देशों को भावना के स्तर पर जोड़ती है। बिल्कुल सच है, भावना के स्तर पर जोड़ती है। जापानी भाषा में संस्कृत के शब्द भरे पड़े हैं। इन दिनों बांग्ला भाषा भी जापान में जोर पकड़ रही है, क्योंकि कोलकाता एशिया का दरवाज़ा है। सही है, एशिया का दरवाज़ा। एक समय में सबसे ज़्यादा जापानी कलकत्ता में ही रहते थे, अब तो पूरे देश में बिखर गए हैं। प्रश्न, जापान में और कौन विशिष्ट लोग हिंदी सेवा में रत हैं? उत्तर, प्रोफेसर दोई ने टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना की। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रोफेसर तोशियो तनाका ने भीष्म साहनी की तमस का जापानी में अनुवाद किया है। तमस उपन्यास तो भीष्म साहनी का मेरे घर में कई बार पढ़ चुका हूँ। प्रोफेसर कोगा ने जापानी हिंदी शब्दकोश की रचना की है। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा पर जापानी में अनुवाद भी किया है। इसके लिए उन्होंने गुजराती भी सीखी। प्रोफेसर मोजोकामी हर साल हिंदी का एक नाटक तैयार करते हैं और उसका मंचन करने के लिए भारत में आते हैं। हिंदी साहित्य पर बहुत काम किया है। प्रश्न, आपने भी तो हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का जापानी में अनुवाद किया है? उत्तर, हाँ, मुझे भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा बहुत पसंद आया। सचमुच पढ़ने लायक उपन्यास, इसलिए मैंने उसका जापानी में अनुवाद किया। प्रश्न, इसके अलावा आपने और भी कई पुस्तकें लिखी हैं। टैगोर और गांधी, एक तुलनात्मक अध्ययन, जापानी आत्मा की खोज, भारत में 40 साल, पुनर्विचार और सिंहावलोकन जैसी कुछ पुस्तकें लिखी हैं। अभी एक पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हुई है, भारतवर्ष में 45 साल मेरी हिंदी यात्रा। प्रश्न, आज की नई पीढ़ी जो पश्चिम सभ्यता के पीछे भाग रही है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? तो साईजी माइकिनो उत्तर देते हैं, नई पीढ़ी अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर होती जा रही है। यह बड़े दुख की बात है। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और अपनी संस्कृति ही काम आती है। प्रश्न, लिखने पढ़ने के अतिरिक्त आपके और कौन से शौक़ हैं? मुझे जापानी बगीचा लगाना बहुत अधिक पसंद है। जहाँ जाता हूँ फूल पत्ती और पेड़ों के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। जगह जगह पेड़ लगाता हूँ। कुछ लोग जापानी फूल लगाने की कला भी सीखने आते हैं। प्रश्न, अंत में कोई ऐसी बात जो आप अपने पाठकों से कहना चाहेंगे? उत्तर, मुझे हमेशा इस बात का खेद रहता है कि जितना भारत माता का नमक खाया उतनी उसकी सेवा नहीं की। भारत बहुत बड़ा देश है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है। दुनिया का कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह साईजी माइकिनो और इस पत्रकार के इस प्रश्नोत्तर को बार बार ध्यान से पढ़ो और अपने भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में बार बार जानने का प्रयास करो और उससे प्रेरणा लो। कल मैं इसके प्रश्नों का उत्तर इसी किताब से ढूंढ करके बताऊंगा और यह होमवर्क भी है। काम करिए और याद करिए खूब।